नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी का आत्मविश्वास यानी जिसे अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस हिला दिया है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कल तक ममता बनर्जी कह रही थी कि बंगाल में टीएमसी के सामने भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आज उनकी पार्टी के बड़े नेता और सांसद सौगत राय कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट को ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। तो उधर कांग्रेस उल्टे ममता बनर्जी को आईना दिखा रही है। कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी गुंडों की तरह काम करती है, गुंडागर्दी करती है। कांग्रेस का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने मार मारकर कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं की हालत खराब कर दी है। अगर हम ममता बनर्जी को मजबूत करेंगे तो ये हमारी और पिटाई करेंगे। लेकिन आज लाख टके का सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले ही टीएमसी को हार का डर सता रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी बहस। क्या चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी का सरेंडर हो गया है, दीदी का सरेंडर हो गया है? आज का आर पार इसी पर। ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। दो सौ से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। अब तक तो टीएमसी दावा कर रही थी कि बंगाल में वो बीजेपी को जोरदार मात देगी, लेकिन अब अचानक टीएमसी को लग रहा है कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। टीएमसी के बड़े नेता और सांसद सौगत राय खुद ये अपील कर रहे हैं। Is that if the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. विदाई का जब बैंड बाजा बज जाता है तो कोशिश होती है कि भैया जो है हमें बचाओ बचाओ बचाओ। अब जनता ने तो तय कर लिया है कि इनको भगाओ भगाओ भगाओ। उधर कांग्रेस का साथ देना तो दूर, उल्टे ममता बनर्जी को कोसने पर उतर आई। तो टीएमसी ने किया है और मार मार करके ये जो कांग्रेस और सीपीएम सपा के कार्यकर्ताओं को जो हालत खराब किया, अब इनको और मजबूत करके और ख़त्म करें अपने आप को। टीएमसी को मजबूत करेंगे फिर पिटाई होगी, मारे जाएंगे हमारे लोग। ये तो इस तरह से जो ममता जी का जो वर्किंग है बिल्कुल गुंडा जैसी वर्किंग है। इस बीच बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के टेंशन बढ़ाने वाला दावा कर रही है। आप चाहे तो 50 एमएलए हम ज्वाइन करेंगे अगले महीना, ये आपको देखेंगे। हालांकि ममता बनर्जी बीजेपी के ऐसे दावों को हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाने वाले शुवेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो सवाल है कि क्या वाकई चुनाव से पहले ही बीजेपी ने ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस हिला दिया है? और क्या इसी वजह से ममता बनर्जी की पार्टी अब कांग्रेस और लेफ्ट में अपने लिए सहारा ढूंढ रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या चुनाव से पहले ये ममता दीदी का सरेंडर है? और अब दीदी के डर का विश्लेषण। टीएमसी से लगातार बड़े नेताओं का भागम भाग जारी है। लगातार आप देखिए कितने बड़े नेता टीएमसी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। बंगाल में ओवैसी की एंट्री से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। ममता बनर्जी और उनके साथियों को लगता है कि ओवैसी अगर आएंगे तो उनका मुसलमान वोट बैंक जो है वो छिटक जाएगा। ओवैसी के आने से टीएमसी को बड़ा नुकसान मुमकिन है। टीएमसी के वोट कटे तो बीजेपी मजबूत होगी। लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस के बीच सिद्धांतिक लड़ाई रही है। आप ये देखिए कि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में भी सिद्धांतिक लड़ाई रही।
लेफ्ट और टीएमसी के बीच में भी सिद्धांतिक लड़ाई रही है, लेकिन उस लड़ाई को भुलाना चाहते हैं। यानी दो कट्टर दुश्मन, पॉलिटिकल कट्टर दुश्मन एक होना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से है। हमने सपा और बसपा का भी अलायंस देखा था। सोचिए, कोई सोच नहीं सकता था जो नारा लगाया जाता था, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, यह मायावती नारा लगाती थी, लेकिन उन्होंने मेल किया 2019 में अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन उसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, 8 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी बीजेपी 64-65 सीटें जीतकर आई। मैं बढ़ता हूं आगे। कांग्रेस और लेफ्ट पहले ही साथ आ चुके हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल हैसियत बड़ी कमजोर है। खासतौर पर कांग्रेस की ज्यादा बड़ी हैसियत नहीं है बंगाल में आज की तारीख में। क्या बीजेपी का डर तीनों दुश्मनों को दोस्त बना देगा? ये एक आज का बड़ा सवाल है सिद्धांतिक। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर रागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इस चर्चा में खालिद इबुदुल्ला हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। मेरे साथ पार्थ मुखर्जी हैं, नेता कांग्रेस के। मेरे साथ उदित राज भी जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, और रिज्जू दत्ता है मेरे साथ, नेता प्रवक्ता टीएमसी के। दत्ता साहब, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। दत्ता साहब, ममता बनर्जी गुंडागर्दी करती है, ये बात कांग्रेस के नेता आज कह रहे हैं। पहले उनके साथ हम होंगे, उसके बाद आज स्वागत दादा ने जो रिक्वेस्ट करी कि कांग्रेस और लेफ्ट को साथ आ जाना चाहिए, ममता बनर्जी के पीछे अलाइन कर जाना चाहिए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कॉन्फिडेंस हिला हुआ है टीएमसी का और दीदी का? अमीश जी, पहले तो आपको गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग सारे पैनलिस्ट को। खालिद भाई को भी गुड इवनिंग, मैं उसको पर्सनली जानता भी हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो हमारे वरिष्ठ नेता, जो हमारे सांसद शोगतो सर ने कहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी गठबंधन की तरफ पे जा रहे हैं या ममता बनर्जी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। सर, आज की डेट में भी 210 से ऊपर 200 टोटल 230 एमएलए है हमारे पास, तो हमको तो डर की कोई जरूरत नहीं है, ना ही गठबंधन की। बट शोगतो सर जो बोलना चाह रहे थे, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और सीपीएम का बंगाल में जो हालत है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। और हम बोल सकते हैं कि ये दो पार्टियां साइन बोर्ड हो गई, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का मिला के वोट शेयर इज लेस देन 7%। हम उनके जो समर्थक है, जो उनके सच्चे समर्थक है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप अपना लॉयल्टी के चक्कर में अपने वोट को खराब ना करें। टीएमसी ही एक पार्टी है जो बीजेपी जैसे पार्टी के खिलाफ अभी भी डट के खड़ी है, और बंगाल को ये देश के जैसा बर्बाद करने नहीं देगी दीदी। तो आप लोग दीदी का हाथ को मजबूत कीजिए, दत्ता साहब बीजेपी के खिलाफ तृणमूल के जंग को आगे बढ़ाएं। दत्ता साहब, आपने बड़ी मैच्योर बात बोली कि लेफ्ट की हैसियत बड़ी कमजोर है, कांग्रेस की हैसियत बड़ी कमजोर है, इनका वोट शेयर जो है वो लेस देन 7% है। लास्ट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा सीटें कितनी थी? गिनती की 2 या 3? आप उन तीन सीटों वाली पार्टी से इतना हिले हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि आप कह रहे हैं कि वो जो 7% वाली पार्टी है वो भी आपके साथ मिल जाए। इसको कॉन्फिडेंस तो नहीं कहेंगे ना दत्ता साहब? देखिए नहीं, इसमें एक चीज है, बीजेपी का बहुत सिंपल पॉलिसी है इस बार, साम दाम दंड भेद लगा के उनको बंगाल में आना है। उन्होंने पहले ही जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के मशीनरी से ईडी सीबीआई सब लगा दिया हमारे नेताओं के पीछे, क्योंकि उनके पास तो कोई फेस नहीं था। हमारे कुछ बड़े नेता को पीछे ईडी सीबीआई लगा के उनको ले जाके अभी उनको फोरफ्रंट लीडर बना दिया। उनके पास अभी भी ममता बनर्जी के सामने खड़े होने के लिए कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, और ना ही होंगे उनके पास। चलिए छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद ये लोग करते हैं डिविसिव पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स। गोधरा करके आ गए गुजरात में सरकार में, पुलवामा करके आ गए देश में सरकार में, और उसके आने के बाद क्या कह रहे हैं डेट में बॉम्बे में, हाँ, और आज के बाद बॉम्बे में दत्ता साहब क्या बोला? पुलवामा करके आ गए 2019 में, गोधरा करके आ गए गुजरात के अंदर। गोधरा में क्या हुआ था? गोधरा की हम सब लोग बात करते हैं, गोधरा में हुआ क्या था? दत्ता साहब, आपको याद होना चाहिए, गोधरा में एक ट्रेन को जला दिया गया था बाहर से बंद करके, ये हुआ था गोधरा के अंदर। गोधरा के इंसिडेंट को जो लोग कहते हैं, गोधरा में हुआ क्या था? एक दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ था जहां पे ट्रेन जला दी गई थी, जिसके बाद दंगे भड़क गए थे। आप कह रहे गोधरा करके आए, गोधरा किसने किया था? गोधरा किसने करवाया था? और पुलवामा किसने किया था? पुलवामा पाकिस्तान ने किया था। पुलवामा पाकिस्तान ने किया था। अब तो पाकिस्तान की संसद ने ये बात को मान लिया है, पाकिस्तान की संसद में इस बात को माना गया है कि पुलवामा हमने करवाया था। इमरान खान ने माना कि मैंने करवाया पुलवामा। हालत ऐसा हो गया कि हम पाकिस्तान के नीचे चले गए सर। हमारा जीडीपी -23.9। अब आप जीडीपी पे आ गए। अब मुझे सुधांशु को लेना पड़ेगा, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज टू कम इन। दत्ता साहब, यू मेड योर पॉइंट।
कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, उनका साइन बोर्ड भी नहीं लग सकता। उदित राज जी भी मेरे साथ है। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्विकली, आप लोग गोधरा और पुलवामा कर दिल्ली में आ गए और फिर 2019 में वापस आ गए, यह बयान आपने सुना। उससे पहले कांग्रेस से समर्थन मांगा जा रहा है, लेफ्ट से समर्थन मांगा जा रहा है। अमीश जी, वो यद्यपि विषयांतर में गए, पर एक लाइन में जवाब देकर जी दत्ता जी को फिर मैं विषय पे आता हूं। अरे गोधरा छोड़िए, मालदा बताइए क्या हुआ था। आपके तो फरहाद हाकिम हैं जो कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान देखो मेरी, और उसके बाद जलवायु जलाल से मंत्री भी रहते हैं, तो सबने देखा है। उस विषय के ऊपर हम ना जाएं, हम अभी इसके ऊपर आते हैं। देखिए, हम 3 सीटों वाली पार्टी है विधानसभा, और जो मुख्य विपक्षी दल यानी लेफ्ट और कांग्रेस, आज उनकी स्थिति हो गई ना वो 3 में ना 13 में, और 211 सीटें रखने वाली तृणमूल कांग्रेस, आज ये उन्हें लग रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस हमारे साथ आ जाए, यानी 3 सीटों वाली पार्टी से भिड़ने के लिए 3 तैयार है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में कोई आप उदाहरण बता सकते हैं कि किसी पार्टी की 294 वाली विधानसभा में या 275 से अधिक वाली विधानसभा में 3 सीटें रही और उसके खिलाफ सत्ताधारी दल, वर्तमान विधानसभा का प्रतिपक्षी दल, सब मिलकर एक हो जाए? ये बदले हुए वक्त की पहचान है, जिसे आप समझने में नाकाम दिखाई पड़ रहे हैं। जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसे समझना चाहिए। और एक और बात समझिए, लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए, मगर किसी लेफ्ट और कांग्रेस के नेता की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मारे गए। और यदि इसके बाद भी लेफ्ट और कांग्रेस ममता बनर्जी जी के साए तले उनके दामने रहमत पे जाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर तो मुझे एक ही पंक्ति याद आती है अमीर जी, एक बड़ी फेमस पंक्ति थी कि कत्ल होने से आखिर कब तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में हम आ गए। तो लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए टीएमसी के साए तले आना वैसा ही होगा कि कातिलों के मोहल्ले में हम आ गए, कत्ल होने से आखिर कब तक डरे। हकीकत यह है, इतना ही नहीं है, ये कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी लड़ रही है तो उसको रोकने के लिए कौन बोल रहा है? इमाम। और फिर कहा जा रहा है सेकुलर लड़ाई है। ऐसी विचित्र लड़ाई इस समय बंगाल में हो रही है कि जिसके बारे में देखिए, एक लाइन और कह दूं, कोविड के चक्कर में मास्क तो बहुत लोगों के चेहरे पे है, मगर मुझे लग रहा है कि इस हालात में अब लेफ्ट हो या कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस, सबका मास्क उतरता जा रहा है। खालिद अब्दुल्ला, फिर उदित राज जी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही सोच है। इन लोगों का यह भी कहना है कि बंगाल को दखल करना है। ये शब्द इन लोग दखल की इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इनको हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि सेकुलर पार्टी या कम्युनल फोर्सेस को बात कर रहे थे, तो मैं उनसे कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कम्युनल फोर्स है, कम्युनल पार्टी है, उसी तरह से उसका साथी अवसीद्दीन ओवैसी साहब ने भी आज साक्षी महाराज ने साफ सुथरी लफ्जों में यह कह दिया कि अल्लाह भगवान उसको भला करे, उनको सेहत याब करे। जिस तरह से बिहार और महाराष्ट्र में हमारा साथ दिए हैं, उसी तरह से अब बंगाल के भी वो साथ देने के लिए हमारे साथ रहेंगे। तो घर का बेदी तो ऐसे लोगों को हम लोग कम्युनल फोर्स नहीं घर के बेदी है क्या? घर का देखिए अमीर जी, अरे घर का बेदी उनके पास है ना। सुनिए, वही कह रहे हैं, सुनिए साक्षी महाराज की, ये साक्षी महाराज वो कह रहे हैं कि हमारे हेल्प करने के लिए आ रहे बिहार में। ये खालिद अब्दुल्ला ने अच्छा पकड़ लिया। नहीं पोल पट्टी हम क्या खोलेंगे, वो तो अपनी पार्टी। नहीं वही खालिद भाई पोल पट्टी आपको खोलने की जरूरत नहीं है, घर का बेदी काफी है, घर का बेदी काफी है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी, आप धर्म की बड़े ज्ञाता है। मैं बीजेपी को लंका नहीं कह रहा, लेकिन घर का बेदी लंका ढाए, ये साक्षी महाराज आपके लिए एग्जैक्टली वैसे ही है। इन्होंने फंसा दिया आपको। अब्दुल्ला जी ने जो कहा मैं उसका जवाब देता हूं। ये साक्षी महाराज की जरा बाइट दिखाइएगा, उनकी भाव भंगिमा मुस्कान बहुत साफ उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने कटाक्ष में बात बोली। भाव भंगिमा को छोड़ दीजिए। राहुल गांधी सुधांशु जी भाव भंगिमा को छोड़कर फोर्सेस कहते थे ना। आप तो भद्र लोक के वासी हैं, बंगाल के वासी हैं, भद्र लोक के वासी हैं। आराम से तुरंत डिबेट करते हैं, समझ में आता। एक एक करके सब अपनी बात को रखें। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूं। बोलिए सुधांशु, आप अपनी बात को बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूं भाई
जो कुछ बोला साक्षी मेरे महाराज दिल पे ने, बोल दिए उनकी थे, भाव इसलिए भंगिमा और कटाक्ष देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने कटाक्ष किया। जैसे हम लोग कहते हैं कि राहुल गांधी हमें जिताने के लिए जाते थे, इसका मतलब राहुल गांधी गठबंधन है क्या? या मीडिया कहता है राहुल गांधी बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर है, तो मतलब ब्रांड एम्बेसडर हो गए क्या? जो और अच्छा हो या अनिल ममता भाई। जी हो, 335A पर दोनों एक साथ, 370 पे दोनों एक साथ, राम मंदिर पे दोनों एक साथ, ट्रिपल तलाक पे दोनों एक साथ, सीए पर दोनों एक साथ, मुस्लिम आरक्षण पे दोनों एक साथ, ऐसा सुर में सुर मिला के बैठे हुए हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, और कह रहे हैं कि हमारे साथ गठबंधन कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं आंध्र प्रदेश में, अविभाजित आंध्र प्रदेश में, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो घटिया बयान दिया था हर मुद्दे पे संसद में इनके साथ, और कह रहे हैं वो हमारे साथ। ऐसा गजब का तर्क देते हैं कि देश की जनता। खालिद अब्दुल्ला 30 सेकंड, खालिद अब्दुल्ला 30 सेकंड। खालिद अब्दुल्ला, उदित राज, कांग्रेस के वेटरन लीडर उदित राज साहब ने बोला कि ममता बनर्जी गुंडों की तरह काम करती है, हम उनके साथ जाएंगे क्या? सुधांशु जी को कहे ना एक सेकंड, उदित राज का जो बयान आया आज एएनआई पर, उस पर आपका टेक। खालिद अब्दुल्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने बोला कि ममता बनर्जी गुंडों की तरह काम करती है, हमारे लोगों को पीटती है, दोबारा आएंगी और पीटेंगी। देखिए ये सब तो गणतंत्र और स्वतंत्र भारत में सबको अपनी बोलने की मर्जी होती है। एक चीज मैं कहूं सुधांशु जी को कि सुर तेरा मेरा मिल गया। सुर जिस तरह से कम्युनल फोर्स भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कहते थे, हम लोग ये भी कहते थे कि भीम कम्युनल फोर्स है, उसको आप लोग दूर रखें। तो आज आपस में छोटे भाई बड़े भाई का दुआ और दुआ देने लगे, अल्लाह से दुआ करने लगे। आपका पूरा जो इनको भला करे, और आपका जो पूरा आंसू है, पूरा रोना है, वो अवैसी के लिए है। मेरे को उदित राज जी के पास जाना पड़ेगा। सब प्रोफेसर रागी भी इंतजार कर रहे हैं, उदित राज जी भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, तुम्हारा मेरा रिजू दत्ता भी इंतजार कर रहे हैं। ओके उदित राज जी सर 40 सेकंड हो गए सर, 40 सेकंड हो गए। उदित राज जी का रुख करता हूं मैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। उदित राज जी, आज आपका बयान पूरे देश में हेडलाइन है कि ममता बनर्जी के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, गुंडागर्दी करती हैं वो। और अभी कुछ देर पहले टीएमसी के प्रवक्ता ने बोला कि कांग्रेस की हैसियत ही कुछ नहीं बची, इनका साइन बोर्ड बचा है सिर्फ। ये क्या करेंगे वहां पर? सुधांशु त्रिवेदी जी धन्यवाद करें ममता जी को कि ममता जी ने ऐसे हालात पैदा किए कि इनको यहाँ एंट्री मिल गई, और वरना बंगाल की ज़मीन ऐसी नहीं है जहाँ भाजपा को जगह मिले। अगर मिली भी है तो ये जगह कुछ दिनों के बाद में इनकी समाप्ति भी हो जाएगी। ममता जी की जो दबंगई है, गुंडागर्दी है, जो सीपीएम है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म ढाया, और बीजेपी क्योंकि इनसे ज़्यादा बड़ा दबंगई वाली पार्टी है, तो वहाँ पर सब लोगों ने अपना सुरक्षा खोजा है। जैसे कि शारदा नारदा के जो भ्रष्ट थे और गुंडे थे, सब आकर के बीजेपी में आकर के एक मैसेज दिया कि ये सरल गांव है, यहाँ सब सुरक्षित रहेंगे। तो जो अच्छे लोग थे वो, और जो प्रताड़ित थे वो, और गुंडे क्रिमिनल सारे बीजेपी के अंदर भर गए। बीजेपी के पास वो साबुन है जो किसी भी दाग को धो देती है। तो शारदा नारदा जैसे शुभेंदु अधिकारी को जिस दिन इन्होंने लिया, उसके थोड़ा देर पहले ही वो वीडियो निकाल दिया जिसमें रिश्वत की बात करी थी। तो मुकुल आज हो आपका या वीडियो शारदा नारदा सबसे ज्यादा पहले चिल्लाती थी। उदित जी, मैं सवाल पूछूं आपसे? तो धन्यवाद करना चाहिए टीएमसी को। जी उदित जी, लेकिन आज आपने ममता बनर्जी को गुंडा बोला। आपने बोला कि ममता बनर्जी गुंडा है, ये अभी हमारे पार्टी के वर्कर्स को मारती थी, लेफ्ट के वर्कर्स को मारती थी, दोबारा जीतेंगी और पिटाई करेंगी। टीएमसी के प्रवक्ता ने बोला कि आप लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है उधर पॉलिटिकल। आप कौन सी लड़ाई में है? जब हैसियत नहीं है तो फिर समर्थन क्यों मांग रही हैं? जब हमारी हैसियत नहीं है तो समर्थन क्यों मांग रही हैं? और देवघन जी, ये तो उतार चढ़ाव तो होता रहता है। हम मानते हैं कि आज हमारी परिस्थिति वहाँ पर ठीक नहीं है,
लेकिन फिर भी वो समर्थन तो मांग रही है, तो क्या जरूरत है उनको समर्थन मांगने। दत्ता साहब कुछ कहना चाहते हैं, टीएमसी के नेता कुछ कहना चाहते हैं, दत्ता साहब। भारतीय जनता मैं पहले सुधांशु जी को एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ कि सुधांशु जी आपने कहा ना कि ये है वो है फलाना है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग के इतने स्टेट्स में आपकी सरकार है, उसमें आप खुद बताइए क्लियर मेजॉरिटी आप लोगों का कितना स्टेट में। तो आप लोगों को गठबंधन करके चलना पड़ता है, हम लोग का नहीं, हम लोग का सिंगल मेजॉरिटी का सरकार है, एक नहीं 2 टर्म का। और नेक्स्ट हर स्टेट में आप लोगों का एक ही स्लोगन है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, और उनका इमेज और उनका चेहरा, वो मोदी मैजिक और वो मोदी इमेज बंगाल में काम नहीं कर रहा है। इसलिए आपको ईडी का भी जरूरत है, सीबीआई का भी जरूरत है, और सारे जितने आपके आर्मी है सब आपने बुला लिए यहाँ पर, वो फिर भी नहीं काम कर रहा है। सिर्फ अकेली एक 65 साल की औरत खड़ी है आपके खिलाफ, और ये आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि बंगाल में आज भी आप लोग ऑपोजिशन है और पावर में नहीं है, जो और कभी आप आएंगे भी नहीं सर। और रहा बात कांग्रेस का, उदित जी को मैं सिर्फ इतना बोल देना चाहता हूँ, उदित जी हमें कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए। हम कांग्रेस के जो आज भी जो ऑनेस्ट सपोर्टर हैं, जिनके हम सम्मान करते हैं, वो आज भी भूले भटके घूम रहे हैं कि शायद कभी शायद कहीं के आशा में। उनको हम बोल रहे हैं कि आप आपका मूल्यवान वोट हमें दें, ताकि दीदी का हाथ मजबूत हो। और आप तो कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं? नहीं, कांग्रेस से आप अलायंस मांग रहे हैं। कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, जो अभी भी भूले भटके घूम रहे हैं कि शायद कभी शायद किसी के आशा में, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि इस आशा में मत रहिए कांग्रेस का, आप दीदी के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, उदित राज इस पर कुछ कहना चाहते हैं, और मैं आपके पास आऊंगा प्रोफेसर रागी और पार्थ मुखर्जी। उदित राज जी जवाब। देखिए, आप उन्हीं को पीट रहे हो, आप बीजेपी को आप बढ़ा रहे हो। आपके कर्म ऐसे थे, वरना बीजेपी वहां पर प्रवेश नहीं कर पाती। वो बहुत इंटेलेक्चुअल और बड़ा सेकुलर स्टेट है, लेकिन आप लोगों ने इस हालात ऐसा पैदा कर दिया कि वहाँ पर बीजेपी पनपी। कार्यालय बंद कराना, मारना, पीटना, ये सब कुछ करना, गुंडागर्दी करना। सिंघू में क्या किया? जो सिंघू वहाँ पर जब इंडस्ट्रियल बेल्ट को आपने लगने नहीं दिया, बाद में खुद ही जाकर के गड़गड़ाने लगे कि इंडस्ट्री उद्योग लगना चाहिए। तो आज तो आप बीजेपी को लाए हो, तो आप भुगतो। और दूसरी बात है कि एक नेशनल पार्टी है, आपकी रीजनल पार्टी है, आज है कल चली जाएगी, मौका मिलना चाहिए ना। वर्ष की पार्टी है। आप देखिएगा, आप देखिएगा फिर से सत्ता पूरे देश में आएगी। कभी पावर में नहीं आएगा, आज क्या कभी नहीं। कांग्रेस हर पार्टी की कुछ गलतियां होती है, वो गलतियां हम हमारी जनता जनार्दन से जाके माफी मांग लेंगे। तो अच्छी बात है, बीजेपी 3 से बढ़ेगी, ये सच है। 3 से ज्यादा बढ़ेंगी उनकी सीटें, ये मैं मानता हूं, पर कभी भी क्षमता में नहीं है आएगी, क्योंकि जनता आज भी दीदी के साथ है और दीदी के साथ ही रहेगी। ठीक है, ओके, क्योंकि दीदी ने ओके प्रोफेसर रागी, जनता अगर दीदी के साथ है तो दीदी को कांग्रेस की भी जरूरत है, दीदी को लेफ्ट की भी जरूरत है। और दीदी कह रही है कि देखिए मुझे आप बताइए, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी और आपने देश की राजनीति को ऑब्जर्व करा होगा। आपने ऐसा हाल देखा है कभी जीतने वाले पार्टी का जो कह रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का मात्र 7% वोट है, जिनका साइन बोर्ड वहां पे लगता है, अब उनका वोट भी हमें मिल जाए और जैसे तैसे करके हमें कोई बचा ले। सोचिए, ममता बनर्जी लेफ्ट से मदद मांग रही है, उस लेफ्ट से जिन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर सारे अत्याचार करे, उस लेफ्ट। अमित जी का एक कहावत है ना कि साफ साफ ये दीवारों पर लिखा हुआ है कि आज के 4 महीने बाद बंगाल की राजनीति की तस्वीर क्या होगी। ममता बनर्जी जी ये बहुत अच्छी तरीके से जान रही हैं कि बंगाल की राजनीति का एक नया समीकरण खड़ा हो गया है, जिसके अंतर्गत उनकी हार निश्चित है। उनको लगता है कि कई ऐसे फैक्टर्स हुए हैं जिसके कारण वो बंगाल की राजनीति में जो सीट वो जीतती थी, वो सीट आने वाले दिनों में किसी अन्य पार्टी के हिस्से होगी। इसलिए वो गुहार लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी साथ आ जाए, लेफ्ट पार्टी साथ आ जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा संभव हो पाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का अनुभव जरूर रहा होगा और वामपंथियों को भी रहा होगा। वामपंथी अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजनीति अपने स्ट्रेंथ पर की जाती है, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए की जाती है और अपनी ताकत के सहारे की जाती है।
यदि वो कांग्रेस पार्टी का आज हसर ही इसलिए हुआ प्रदेशों में क्योंकि उसने अपनी जमीन दूसरों को दे दी, क्षेत्रीय पार्टियों को जमीन इसलिए दी ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया में वो खत्म हो गई। कर रहे हैं, वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं बंगाल में। देखिए अमीश जी, इस देश का दुर्भाग्य कितना है कि जिन लोगों ने, जिस समाज ने इस देश पर विभाजन थोपा और वह भी अपने धर्म के नाम पर विभाजन थोपा, वो समाज के बचे हुए हिस्से जिनके पुरखों ने इस देश के विभाजन के पक्ष में मतदान किया था, वो मुस्लिम समाज कहता है कि हम सेकुलर हैं। जहां पर दूसरे धर्मों के लिए, जिसके धर्म ग्रंथ में ही असहिष्णुता है, वह कहता है कि हम सेकुलर हैं। जी जी। तो ये तो एक बड़ा विमर्श है, बड़ी अद्भुत चीज है। एक और 10 सेकंड अपनी बात खत्म करूंगा, बस 10 सेकंड बात करूंगा। ये सेकुलरिज्म का विमर्श, इससे बड़ा धोखा कुछ हो नहीं सकता। इस सेकुलरिज्म में, विमर्श में हिंदुओं को कॉमनल घोषित कर दिया गया है और मुसलमान हमेशा शांति के दूत के रूप में रहे। आज ओवैसी जब वहां पर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, मेरा सवाल था कि आप डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आपका जवाब, आपने जो जवाब दिया, ओके खालिद अब्दुल्ला, इस पर आप 40 सेकंड बोलिए, फिर मैं बंगाल कांग्रेस के पार्थ मुखर्जी के पास चलूंगा, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। खालिद भाई। खालिद जी, देखिए, कम्युनल और सेकुलर फोर्स की बातें कही, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि हम लोग कभी भी कम्युनल और सेकुलर की बातें नहीं, हम लोग कहते हैं कि आज देश में हिंदू मुसलमान मिलकर रहने वाली बातों को सेकुलर कहा जाता है। ये नहीं कि हिंदू को कम्युनल बता दे रहा है, मुसलमान को सेकुलर बता रहा है, ये उनका गलत सोच है। दूसरी चीज है कि आपने कहा कि आज सेकुलर पार्टी को एक होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जिस तरह से आरएसएस को कम्युनल फोर्स करता, उसी तरह मीम को भी मैं कम्युनल फोर्स करता हूं जो असदुद्दीन ओवैसी की है। इसीलिए आज दोनों एक साथ मिलकर साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि उनको दुआ दे रहे हैं कि वो एक भला हो जाए और बिहार का भला जिस तरह से किए बंगाल के भी भला करे। तो ममता बनर्जी और बंगाल की जनता ये नहीं कह रहे कि हम हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तो बड़ा भाई हिंदू है, हम लोग छोटे भाई की तरह रहते हैं और आज से नहीं, कई वर्षों सदियों से हम लोग यहाँ पे रह रहे और इसको लेकिन कांग्रेस भी अब खालिद अब्दुल्ला, अब तो कांग्रेस भी खुलकर कह रही है कि आप गुंडागर्दी करते हैं वहां पर, आप किसी को पनपने नहीं देते वहां पर। कांग्रेस भी खुल के कह रही है कि आपकी पार्टी गुंडा पार्टी है वहां पर, और आप हाथ जोड़ के कह रहे हैं अलायंस कर लो, अलायंस कर लो, अलायंस कर लो। कांग्रेस आपको आईना दिखा रही है। उदित राज ने स्पष्ट शब्दों में बोला। उससे पहले बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने बोला। दो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के बोल रहे हैं, उदित राज और अधीर रंजन चौधरी। बोलेंगे क्या बोलेंगे आप? मैं आपके माध्यम से बैठ के मैं किसी को अपमान करने का मेरा हक भी नहीं बनता और मैं सोचता भी नहीं हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज बंगाल की जो धरती है, बंगाल की धरती को नापाक करने के लिए, हिंदू मुसलमान को भेदभाव करने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं, ममता बनर्जी संविधान को बचाने की बात इस समय आप कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि आप गुंडागर्दी, ममता बनर्जी गुंडागर्दी करती है, उस पर जवाब क्या है आपका? अगर संविधान को बचाने के लिए 2024 का इलेक्शन सामने आ रहा है, ये तो 21 जो 2021 का इलेक्शन है, मैं आज यहां से स्लोगन में दे रहा हूं, 2021 तृणमूल कांग्रेस 221। अब इसके बारे में और कुछ नहीं कहना होगा। लेकिन गुंडागर्दी का बात तो ये जनता फैसला करेगी। आप और हम और कांग्रेस फैसला नहीं कर सकती है ना, जनता फैसला करेगी 2021 में। और संविधान को पूरे भारत में आपकी हैसियत नहीं है, बनर्जी को सामने लगाना पड़ेगा। पार्थ मुखर्जी आपकी हैसियत नहीं है, आप कमजोर है, लेकिन सेकुलर फोर्सेस को एक साथ आ जाना चाहिए। स्वागत दादा ने ये बोला। यू मेड योर पॉइंट, यू मेड खालिद अब्दुल्ला, यू मेड योर पॉइंट। आई थिंक हाँ, देखिए, बात है कि अगर हम 2016 का बात करें, 2016 में जब इलेक्शन हुआ था तो हम लोगों के साथ वाम फ्रंट का, लेफ्ट फ्रंट का एक गठजोड़ था। उस टाइम हम लोगों ने 38% वोट लिया था। तो मतलब जब दो पक्ष होता है कि इलेक्शन में, कोई पार्टी का अगर, कोई गठबंधन का अगर 40% वोट नहीं मिलता तो वो मतलब परसेंटेज सीटों का हिसाब से तब्दील नहीं होता। तो हम 38% मतलब और 2% ज्यादा होता तो हम लोग को और ज्यादा सीट मिलता। लेकिन जो दुख का बात है कि उसके बाद हम लोगों ने वो गठबंधन को जारी नहीं रख सका, इसीलिए 2019 में बीजेपी को खुला मैदान
मिल गया था। अभी देखिए फिर से हम लोग का जोट होने वाला है, और लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन होता है इसमें मतलब आदमी का सोच में भी तब्दीली आती है। किस तरह की सोच? मोदी क्या जी आपको 2019 लोकसभा में कांग्रेस की हैसियत नहीं उतनी बड़ी मानी जा रही थी, इसीलिए वोट नहीं पड़ा? हम क्या बोल रहे थे कि उस टाइम ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया कि हिंदू और मुसलमान के बीच ऐसा तृणमूल कांग्रेस एक दादा आप कह रहे हैं, दादा आप बंगाल कह रहे हैं हिंदू मुसलमान खड़ा कर दिया गया? हाँ, आप तो बंगाल में रहते हैं, हिंदू मुसलमान कर दिया गया? हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन कब हुआ था? कर दिया गया। दादा 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 आप बड़े एजुकेटेड आदमी है, आप बड़े एजुकेटेड आदमी है। मैं दादा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 1947 में विभाजन किस आधार पे हुआ था इस मुल्क का? बार बार हिंदू मुसलमान का विषय आता है। पाकिस्तान का विभाजन किस विषय पे हुआ था? स्पष्ट होकर बोलिए ना, हिंदू मुसलमान के विषय पे हुआ था। विभाजन किस विषय में हुआ था? हिंदू मुसलमान के विषय में हुआ था। डिवीजन का दावा कौन किया था? डिवीजन का दावा कौन किया था? कौन बोला था कि अगर हिंदुस्तान का डिवीजन ना हो सके तो कम से कम बंगाल का डिवीजन हो? ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला था। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सही, बिल्कुल सही। और बात है कि देखिए आज बंगाल का इलेक्शन के बारे में बात हो रहा है, तो मेरे सर मुखर्जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वहाँ, मुस्लिम लीग की सरकार में। उदित राज जी आप ही की पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप 40 सेकंड वेट करिए। मैं डॉक्टर सुधांशु बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी लेके आ रहा था तो चर्चा के अंदर। देखिए ये बार बार आरोप लग रहा है कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं। क्विकली डॉक्टर त्रिवेदी। देखिए तथ्यों को किस ढंग से मोड़ तोड़ के रखते हैं। कांग्रेस के पार्थ जी कह रहे हैं कि बंगाल के विभाजन के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कराया। लॉर्ड तो उसे कहना नहीं चाहिए, इतिहास किताब में लिखा रहता 1905, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901। तो 4 साल की उम्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो करा दिए। गजब का तर्क देते हैं भाई आप लोग। और दूसरी बात उदित राज जी बोल रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाया, उसकी बात क्यों नहीं करते? मेरी बात तो पूरी, अरे आगे वाक्य 1944 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप भ्रमित मत करिए। आपको भी जवाब दे रहा हूँ उदित राज जी। ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर कहां से चुन के आए थे? बोलिए, जवाब दीजिए, कहां से चुन के आए थे? पता है आपको? आप गलत कह रहे हैं। बिफोर पार्टीशन वहां से चुन के आए थे, आफ्टर पार्टीशन पुणे से चुन के आए थे। कांग्रेस चुनवा के लेकर आई थी। आप उसको भ्रमित मत करिए। वो बिफोर पार्टीशन की बात थी। नहीं पता, पार्टीशन बाबा साहब वहां से चुन के नहीं आए थे। भारत में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के नहीं आए थे, क्योंकि कांग्रेस ने इंश्योर किया था कि वो ना जीतने पाए। वो बंगाल में चटगांव से जीत के आए थे। आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस ही अलग करा करके संविधान वो भाषण मत दीजिए। उस समय जो परिस्थिति थी, आप तो ऐसा हिसाब तक देते, पूरे देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। आप फैलाते हो कि बाबा साहब का संविधान सभा में नहीं आने दिया। ऐसे विचित्र तथ्यात्मक तर्क देने लगते हैं। और एक और बात आपको बता दूं, के बाद कांग्रेस के वजह से ही बाबा साहब संसद में आ पाए। आप एक करके बोलिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये कहते हैं कि विभाजन की बात जो हुई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बंगाल प्रेसिडेंसी से मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 120 में 113। कितना प्रतिशत वोट मिला था मुस्लिम लीग को? 95% मुसलमानों का वोट मिला था। क्या 95% मुस्लिम चले गए वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश? नहीं गए ना। तो जो कुछ संगीत रागी जी कह रहे थे उसमें बहुत दम है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, उसी विचारधारा को पोषित करने का प्रयास रहता है, जिसके लिए मौलाना आजाद ने भी बहुत खतरा जताया था जब उन्होंने कहा था कि देश का विभाजन एक जलजला था जो तमाम गंदगी बहा के ले गया, मगर कुछ गंदगी कुछ गड्ढों में बची रह गई। और आज भी 70 साल के बाद भी उसको पालने पोसने बढ़ाने का, अपने हित में काम करने में ये लोग लगे हैं। इसीलिए आजाद हिंदुस्तान में भी एक ऐसे फरहाद हाकिम आके खड़ा होता है जो कहता देखो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ये मिनी पाकिस्तान। और वो भी किसको दिखाता है? डॉन अखबार के पत्रकार को, जो पाकिस्तान के अखबार का पत्रकार है। और उसके बाद मौलवियों को बांटते हैं वजीफा और बाकी सबको डांटते हैं, फिर कहते हैं हम सेकुलरिज्म के चैंपियन हैं।
वाह भाई वाह। जो कहते हैं, मैं देखती हूं कि रोहिंग्या को कौन हाथ लगाता है, जो कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को कौन हाथ लगाता है, जिसको 4 देशों की एजेंसी रोहिंग्या को देश के लिए खतरा बताती है, थाईलैंड, बर्मा, बांग्लादेश और भारत। उसके बाद कहते हैं कि साहब हम सेकुलरिज्म के चैंपियन हैं। मालदा में भीड़ आके घेर लेती है, किस लिए? कि जो कमलेश तिवारी जिसकी बाद में हत्या हो गई, जिसपे ऑलरेडी मुकदमा था, जेल में था ना, भीड़ कहती है हमारे हवाले कर दो, हम तय करेंगे कि इसके साथ क्या न्याय करना है। और बंगाल की पुलिस चुप बैठी देखती रहती है। उसके बाद कहते हैं हम सेकुलरिज्म के चैंपियन हैं। इसलिए मान्यवर, जो कुछ हकीकत है वो आपका खुद का बनाया हुआ जाल है। ये खुद का, जो उदित राज जी की बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं। ये ममता बनर्जी जी ने ठीक है, जी अहंकार में स्वयं अपने लिए वो जाल बनाया। सुधांशु जी, आपने भी बात को रखा और लेफ्ट और कांग्रेस भी फंस गए। पार्थ मुखर्जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं प्रोफेसर आगे के पास जाऊंगा। पार्थ मुखर्जी 40 to 50 सेकंड्स क्विकली। देखिए, बात है आज बंगाल के बारे में बात हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग बंगाल के अंदर ही रहे तो अच्छा है। बात है, देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो बात है, वो सिंडिकेट, काटमानी, बाली खदान, कैला खदान, ये सबसे पैसा लेकर के वो लोग पैसा कमा रहा है। मतलब अभी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में कि राजनीति एक नौकरी है। तृणमूल का अभी खतरा मंडरा रहा है कि अगर ये राजनीति से हम लोग अगर संन्यास लेना पड़े, पावर से हम लोग निकल जाए, तो हम लोग का ये नौकरी छूट जाएगी। तो इसीलिए वो लोग जी बात साहब। रिजू दत्ता क्विक रिबटल, रिजू दत्ता क्विक रिबटल 30 सेकंड्स। मैं सुधांशु जी को सिर्फ इतना चीज बोल रहा हूँ, आप लोग इतना बात बोला, इतना हिस्ट्री लेसन दिया, मैं आप लोग को एक छोटा चीज बोल के छोड़ देता हूं। पार्थ मुखर्जी जी, दादा आपने अपनी बात को रख लिया, अब रिजू दत्ता को आने दीजिए। पूरा बात नहीं हुआ सर मेरे पास वक्त की सीमा है सर। बोलिए पार्थ, बोलिए आप। अमित जी, रिजू दत्ता मैं बोलूं? जी हाँ, मैं सिर्फ सुधांशु जी को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जितना हिंदू मुसलमान कर लीजिए, मीम जितना कर ले, जिन मुसलमानों को देश जब हमारा अलग हुआ था, हम सारा हिस्ट्री लेसन मैंने सुना, तब जिनको बांग्लादेश जाना था वो चले गए, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, और जो मुसलमान आज इस देश में है वो इस देश के नागरिक है, वो इंडियन है, वो ना पाकिस्तानी है, ना रोहिंग्या है, ना बांग्लादेशी है। तो इनको अलग करना पहले आप लोग। पर रोहिंग्या है ना, जो मुसलमान नहीं, रोहिंग्या को जम्मू के पास बसाया गया, रोहिंग्या को जम्मू के पास बसाया गया, रोहिंग्या को बंगाल में बसाया गया। रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है। भारत के मुसलमान की बात नहीं है, रोहिंग्या मुसलमान भारत के मुसलमान नहीं है। अरे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत के मुसलमान नहीं है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया है, रोहिंग्या मुसलमान है, तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो दीदी रोकती है, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं दीदी ने संसद में ये बोला, लेकिन बाहर रोकती है वो। आज आप मेरे को फोर्स कर रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग का विश्वास उठ गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। आसाम में तो आप लोगों ने सीएए किया, सीएए में क्या हुआ? विश्वास उठ गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। विश्वास किस पर है? आप लोग विश्वास किस पर है? 19 लाख, आप लोग विश्वास किस पर है? 12 लाख हिंदू को तो डाल दिया डिटेंशन कैंप में। प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर आगी, लेट प्रोफेसर आगी कम इन। प्रोफेसर आगी, रिस्पॉन्ड टू दिस। डॉक्टर त्रिवेदी, होल्ड ऑन। प्रोफेसर आगी, रिस्पॉन्ड। वी विल नॉट लेट डिटेंशन कैंप्स इन बंगाल। People who are staying in Bengal। सेंट्रल गवर्नमेंट पे आपको विश्वास नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे आपको विश्वास नहीं है? आपको विश्वास किस पे है? सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को विश्वास नहीं है। ओके, खालिद अब्दुल्ला, होल्ड ऑन। प्रोफेसर आगी मेक योर पॉइंट। प्रोफेसर आगी, देखिए अमित जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ओवैसी का प्रवेश इसलिए है कि ओवैसी एक नए जिन्ना के रूप में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए जहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर वो एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे और उसी के केंद्र में वो अपनी राजनीति को बढ़ाना चाहेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल के अंदर जो 30% मुसलमानों की जनसंख्या है और 130 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा वहां की राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम है, इलेक्टोरल भविष्य को प्रभावित करने में सक्षम है, वो ओवैसी के राजनीति का केंद्र होगा। और मुझे लगता है कि यही वो बेचैनी है जिसमें उनको लगता है ममता बनर्जी को कि आने वाले दिनों में जो बंगाल की राजनीति हो वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कहीं ओवैसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर न बन जाए, ये उनकी बेचैनी है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि देखिए, इसका कारण ये है कि इसका कारण है कि इस्लाम अपने आप में कॉमनल है। इस्लाम मुसलमान सेकुलर हो सकता है,
मुसलमान सेकुलर हो सकता है लेकिन इस्लाम कॉम्युनल है। ठीक है, ये विषय मेरी बहस का विषय मुसलमान नहीं है। सेकुलर हो सकता है, इस्लाम कॉम्युनल है, क्योंकि उस आइडियोलॉजी के कारण वही वो जो है वो पोलराइजेशन का विषय बनता है। कीजिए प्रोफेसर साहब, ठीक है, ये सब कट्टरता की बातें सर ऐसा है, और देश ऐसा है, आपने अभी कहा ना वो लोग जो यदि सर ऐसा है, नस्लें वो खराब कर रही हैं जो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को इस देश में बसाने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, दंगे करते हैं। नस्लें वे खराब करती हैं जो नोआखाली के बाद जो है मालदा और बसीरहाट पैदा करते हैं। आप लोग ये हिंदू वो लोग इस देश को खराब कर रहे हैं, जिनके कारण दुर्गा पूजा होल्ड ऑन, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। आई कंप्लीटली एग्री विद टीएमसी स्पोक्स पर्सन रिजू दत्ता की बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। दत्ता साहब ऑन स्क्रीन एंड ऑन वन साइड डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एंड खालिद अब्दुल्ला। दत्ता साहब ये कह क्या रहे हैं? एक सेकंड दत्ता साहब, आपने बड़ी सुंदर बात बोली कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, हम पहले भारतीय। बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। और लेकिन आप मैं एक सेकंड दत्ता साहब हियर मी आउट, आराम से इत्मीनान से, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मेरे कार्यक्रम में मुझे 40 सेकंड दीजिए आप। दत्ता साहब आपने बड़ी सुंदर बात बोली कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, और मैं बिल्कुल कंप्लीटली आपसे एग्री करता हूँ 100% कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान ये 2014 से कहानी शुरू हुई है? क्या आपको लगता है कि 2019 में नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद से ये कहानी शुरू हुई है? शायद आपको मैं इतिहास के पन्नों में लेके थोड़ा जाऊंगा तो 40 सेकंड और दीजिएगा। 1947 में किसने हिंदू मुसलमान किया था जब देश का विभाजन हुआ? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था 1990-91 में, किसने हिंदू मुसलमान किया था? गोधरा हुआ था, किसने हिंदू मुसलमान किया था? भागलपुर के दंगे हुए थे, किसने हिंदू मुसलमान किया था? मैं और लोग मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, किसने हिंदू मुसलमान किया था? ये सब 2014 से पहले के इंसिडेंट है। मैं आपको 15 इंसिडेंट और ऐसे गिना सकता हूं जिसमें हिंदू मुसलमान हुआ है इस देश के अंदर। इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ है। हम उस बात को, फैक्ट को क्यों भूल जाते हैं? और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान के नरेंद्र मोदी के आने के बाद हो रहा है, बीजेपी के आने के बाद हो रहा है? नहीं, हिंदू मुसलमान होता है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब शाहबानो का फैसला पलटा, उसके बाद राम मंदिर का ताला खुलवाया, किसने? हिंदू मुसलमान किया। एक तरफ मुस्लिम अपीसमेंट, दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ खेल, लेकिन फायदा नहीं हुआ क्योंकि मुलायम सिंह यादव का समर्थन कर दिया। आगे जाके सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सुपड़ा साफ हो गया। सच ये बात है। हम लोग सच्चाई को क्यों भूल जाते हैं? सच से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं? सच ये बात है। सच ये है, आज आप एजुकेटेड आदमी है, आप युवा आदमी है, सच बात यह है, तो हम सच्चाई से मुंह ना मोड़े, जो सच है उसको पटल पे रखें और उसके बाद जनता को निर्णय करने दें कि सच क्या है, झूठ क्या है। इस देश के अंदर एक कैंपेन चलाया जाता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, दिस हिंदू मुसलमान इज हैपनिंग, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गया। अरे लोग भूल जाते हैं 1947 में कौन सा नरेंद्र मोदी था भाई? भागलपुर के दंगों में कौन सा नरेंद्र मोदी था? मुजफ्फरनगर के दंगों में कौन सा नरेंद्र मोदी था? अरे और तो और कश्मीरी पंडितों की एक पूरी कौम को खत्म कर दिया गया, एक स्टेट से कौन सा नरेंद्र मोदी था वहां पर? कौन सी बीजेपी थी और कौन सा मीडिया था? आई थिंक द फैक्ट हैज टू गेट इनटू द पीपल ऑफ द इंडिया। सच्चाई यह है। सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता और ना कभी हुआ है। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, और इस समय की बड़ी खबर यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल में बीजेपी के प्रभारी और महासचिव है, उनका बड़ा बयान आया है, उनका स्टेटमेंट आया है। उनका दावा है कि ममता बनर्जी की सरकार जा सकती है। टीएमसी के 41 एमएलए संपर्क में है, यह उनका बयान आया है। बीजेपी में आना चाहते हैं ये एमएलए, यानी ममता बनर्जी को अगर ऐसा होता तो बड़ा झटका लगेगा, कभी भी गिर सकती है सरकार। यह बड़ी खबर है इस समय। क्या ममता बनर्जी की सरकार अब खतरे में है और ममता बनर्जी की सरकार जाना तय है? यह कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। क्या कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, आइए सुनते हैं। मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूँ तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। तो क्योंकि सबको लग रहा है कि ममता जी की सरकार जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है।
क्योंकि भगदड़ मची हुई है। मैं सीधा रुख करता हूं खालिद अब्दुल्ला का। खालिद अब्दुल्ला, 30 सेकंड के अंदर आप बोल रहे हैं कि 2021 में आप दोबारा सरकार बनाएंगे, लेकिन अभी वाली टर्म आप कंप्लीट नहीं करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। 41 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, बोलिए खालिद जी। मैं तो कहूंगा कि कल ही चाहिए उनको कि विधायक को लेकर, मैं तो चाहूंगा कि कल ही चाहिए उनको विधायक को लेकर ज्वाइनिंग करें, क्योंकि उनका ज्वाइनिंग मेला चल रहा है। उनको यह भी कहना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बातों से कुछ काम नहीं होता है। आपने तो पहले दिलीप घोष कह रहे हैं कि 50 है, ये कह रहे हैं 41 है, दूसरे लीडर कह रहे हैं कि 60 है, तो कई सा फिगर आ रहा है। लेकिन इनको कहिए कि खालिद अब्दुल्ला, आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके बड़े नेता निकल लिए बीजेपी के साथ, शुभेंदु अधिकारी जिनको आपने मनाने की खूब कोशिश करी, निकल लिए कि नहीं निकल लिए? तो आप इसको ज्वाइन करके करवाएं ना मैदान में काम करने के लिए। तो ठीक है, सुधांशु को मैं लेके आता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं सुधांशु जी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं सुधांशु जी। मैं 2 सेकंड सर, समय की मजबूरी होती है, समय की मजबूरी होती है। 2 सेकंड। अच्छा, आप 5 सेकंड ले लीजिए सर, 5 सेकंड ले लीजिए खालिद भाई, 5 सेकंड ले लीजिए, कोई बात नहीं, बोलिए। नहीं, अच्छा देखिए, ये आप एक विश्लेषक बैठे हुए थे यहाँ पे, पता नहीं विश्लेषक है या कोई रोगी है, मानसिक रोगी है, वो कह रहे हैं कि इस्लाम कम्युनल है, मुसलमान सेकुलर है। उनको समझाइए, उनको दवा खिलवाइए, वो दवा के लायक है, वो बीमारी है, मानसिक बीमारी उनका। इस्लाम अगर कम्युनल है तो मुसलमान कहां से सेकुलर होगा? दोनों चीज को मिलाकर उनको बोलिए। ऐसे लोगों को टीवी में अच्छा, प्रोफेसर आगी को बोलना, एक सेकंड सुधांशु, होल्ड ऑन। प्रोफेसर आगी रिप्लाई, प्रोफेसर आगी 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए। ठीक है खालिद भाई, आपकी बात को सुना। प्रोफेसर आगी जवाब। और इस्लाम के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, इस्लाम कम्युनल है और मुसलमान सेकुलर है, ये इस्लाम के बारे में इनको चाहिए। पहले मुझे लगता है कि कोई धर्म ऐसा नहीं है, सब धर्मों में कम्युनल भी होते हैं लोग और सब धर्मों के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि विषय को भटकाए ना। एक सेकंड, ये तरीका गलत है सर। इसने कहा, मैं इनको कहता हूं, तुम करके कहता हूं, तुम कहता हूं इनको, मैं इनको तुम कहता हूं कि तुम पहले अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करो और दवाई खाओ, दवाई जरूरत है तुम्हें, नहीं तो इस तरह से बातें नहीं करा। हम किसी धर्म को जाकर कह दें कि कम्युनल है, ये क्या मेरा राइट होता है? मैं दूसरे धर्म को भलाई करूंगा, मैं दूसरे धर्म को अच्छा कहूंगा। ये लोग जैसे लोग आके हिंदुस्तान की गरिमा को, हिंदुस्तान का पूरा शकल और सेकुलर स्टेट को पूरा बर्बाद करने में लगे, ऐसे लोगों को मानसिक अस्पताल में होनी चाहिए। पूरी दुनिया आपको उनकी बात बुरी लगी, आपने कमेंट करा, लेकिन आई थिंक डिग्निटी ऑफ डिबेट हैज टू बी मेंटेन्ड। ओके, और हिंदू मुसलमान ना करे कृपया करके। ओके, बोलिए प्रोफेसर आगी, 40 सेकंड, प्रोफेसर आगी 40 सेकंड। देखिए, आपने मुझे 2 सेकंड मांगे थे, 2 सेकंड के बाद 2 मिनट ले लिए, ना 2 सेकंड के बाद 2 मिनट ले लिए, 1 मिनट 58 सेकंड का यहाँ पे भी घपला कर दिया। शांति से, ये क्या तरीका है खालिद भाई? इस तरह से बातें करते हो आप खालिद भाई, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपने विषय को रखा। खालिद जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ऑडियो डाउन नाउ, ऑडियो डाउन। बोलिए, 40 सेकंड आपके पास है प्रोफेसर आगे अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन कृपया करके हिंदू मुसलमान मत करिएगा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मेक योर पॉइंट। देखिए मैंने ऐसा इसलिए कहा अमिश जी कि इस्लाम जो है वो दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णुता की बात अपने धर्म ग्रंथ में कहता है, और कोई यदि उसी रास्ते पर चले, ये विषय नहीं है तब तो वो कम्युनल है। दूसरी बात भारत का मुसलमान चूंकि भारतीय संस्कृति और परिवेश में पलता है, तो वो यदि अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ करके यदि वो मुसलमान है, ठीक है सर, आपका वक्त पूरा हुआ, वो सेकुलर हो सकता है। सर सुधांशु त्रिवेदी काफी देर से इंतजार करें। सुधांशु त्रिवेदी, अभी आपने देखा कि बार बार हिंदू मुसलमान का जिक्र हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं महत्वपूर्ण बात, क्या आपको लगता है कि बंगाल में चुनाव जीतने के लिए आप पे जो आरोप लग रहा है कांग्रेस द्वारा, लेफ्ट द्वारा, टीएमसी द्वारा, सोशल फैब्रिक, यू आर डिस्टर्बिंग द सोशल फैब्रिक ऑफ बंगाल एंड टू विन 2019 यू डिस्टर्ब द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया? देखिए, जो बात सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटा दिखाने की बात कर रहे हैं। देखिए, अब्दुल्ला साहब को बहुत आवेश आ गया। मैं कोई इस्लामी विषय का जानकार नहीं हूं कि मैं धर्म के बारे में बताऊं कि क्या है। वैसे इस्लाम संप्रदाय है, धर्म नहीं है, जैसे रिलीजन है। मगर अब्दुल्ला साहब, आप ये बताइए, ये बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई, चाइना में कम्युनिस्टों से लड़ाई,
श्रीलंका में क्रिश्चियन से लड़ाई, काबुल में भी लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई, और तो और सोमालिया और सूडान में अफ्रीकियों से लड़ाई, गाजा स्ट्रिप में यहूदियों से लड़ाई, और लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन से लेकर सिडनी तक लड़ाई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये क्या है मान्यवर? या तो आप ये मानिए ना कोई बहुत बड़ी बीमारी घुस गई है, उस बीमारी का इलाज करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं अगर कोई बीमारी आ गई है कि पूरी दुनिया में धूम-धूम फिर ये आ गए हिंदू मुसलमान पे, फिर आ गए इस्लाम और हिंदू और क्रिश्चियनिटी में। इनको बोलिए कि चेचेनिया में हिंदू मुसलमान हो रहा है, 60 कंट्री है, 60 कंट्री है, पूरे दुनिया में 60-65 कंट्री है, न्यूयॉर्क में हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या बोलने लगते हैं? हकीकत में क्या कह रहा हूं, एक विश्वव्यापी समस्या है। आप तो कर रहे हैं, आप छोटा करने का प्रयास है। आप कह रहे हैं, यदि आप कहते हैं आप तो खुद कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं। बांग्लादेश ने आरोप लगाया, मैं नहीं कह रहा हूं सुधांशु जी, चर्चों में विस्फोट आप हुआ, खुद कह रहे हैं, चर्चों में विस्फोट हुआ, आप खुद कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कहा। मैं तो कम्युनिस्ट मैं एक और बात बता रहा हूं, अंतर क्या है? एक कट्टरपंथी जहनियत है, उसी के साथ खड़ा होना जिससे दुनिया बर्बाद जी हो रही सुधांशु है, जी, उसी से देश को बर्बाद करने का प्रयास करना, उसी से बंगाल को बर्बाद करने का प्रयास करना। और बंगाल में सबसे बड़े मुस्लिमों के प्रतीक अब्दुल्ला साहब बताइए कौन थे? काजी नजरुल इस्लाम। मैंने नहीं देखा किसी सेक्युलरिज्म के सूरमा को वहां पे जाते हुए। वो तो बंगाली के इतने बड़े पोएट थे, इतने बड़े लिटरेचर थे, और आपके जितने मुस्लिम सांसद है आके कोई बंगाली में नहीं बोलता संसद। सर सुधांशु जी, समय मेरा समाप्त हो रहा है। मुझे उदित राज जी से एक लास्ट कमेंट लेना है। उदित राज जी, आप खुद मान रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक एज है। क्या आपको लगता है कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार वहां नहीं दोबारा बन पाएगी, वो हार जाएंगी चुनाव? फाइनल वर्ड उदित राज जी। चलिए, बहुत देर के बाद हमें मौका दिए अमित जी, बहुत देर के बाद मौका दिया। वो आपने संचालन आज अच्छा किया, जो वायदा किया था निभाने की कोशिश किया आपने। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने आपके पुराने दोस्त हैं अमित जी, कैलाश विजयवर्गीय जी को सुन रहा था कि जो अच्छे लोग हैं उनको लिया जाए। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है या इन्होंने बैकग्राउंड बनाया जी, खुद सुजाता मंडल ने भी कहा, जो टीएमसी में है, वो पूरा देश देख रहा है कि शारदा नारदा के जो भ्रष्ट गुंडे थे उनको पहले लेकर के इन्होंने अपना वो बनाया है। तो आज ये कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे। और दूसरी बात है कि दाल में नमक और नमक में दाल। आपने तमाम अपवादों का मैं माफी चाहता हूं उदित जी, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। पार्थ मुखर्जी आपसे भी माफी चाहता हूं, और रिजू दत्ता आपसे भी माफी। अब आपके पास नहीं आ पाऊंगा। आप तमाम लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।